ओके, सो वी जस्ट टॉक्ड ऑफ वाइल लूप. वाइल का मतलब जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हमारे स्टेटमेंट्स रिपीट होंगे. तो हेयर वी स्पेसिफाई द कंडीशन, और यहाँ पर आएंगे आपके स्टेटमेंट्स विच आर टू बी रिपीटेड. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको रिपीट करवाने हों तो फॉर दैट वी हैव टू यूज कर्ली ब्रैकेट्स. सो दैट वाज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ यूजिंग वाइल स्टेटमेंट. और वाइल को यूज करके हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए. ठीक है, जैसे हम वाइल स्टेटमेंट यूज करते हैं वैसे हमारा दूसरा डिसीजन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है डू वाइल. ठीक है, अब वाइल और डू वाइल को अगर एक बार देखें तो पहले हम डू वाइल का सिंटेक्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम उसको वाइल से कंपेयर करेंगे. सो दैट वाज अवर वाइल. नाउ वी कम टू डू वाइल. डू वाइल का सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका. तो डू वाइल का सिंटेक्स है डू इज अ कीवर्ड, डू, देन स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट, then the statements to be repeated, then closing curly bracket, और closing curly bracket के साथ while और condition. जब तक यहां लिखी हुई कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक यहां लिखे हुए स्टेटमेंट रिपीट होते रहेंगे. ठीक है, अगर डू वाइल और वाइल के सिंटेक्स को कंपेयर करें तो सबसे पहली बात, वाइल में कर्ली ब्रैकेट्स वर ऑप्शनल. ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने कंपल्सरी नहीं थे. अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे तो ही हमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने थे, लेकिन डू वाइल्स में कर्ली ब्रैकेट्स आर मैंडेटरी, आपको यूज करने ही पड़ेंगे. दूसरी बात, वाइल में यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगता. अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा दोगे तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके वाइल का पार्ट नहीं रहेंगे, लेकिन डू वाइल में यहाँ सेमीकोलन होना ज़रूरी है. दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिंटेक्स. तो डू वाइल में कर्ली ब्रैकेट्स होने ज़रूरी है, सेमीकोलन होना ज़रूरी है, जबकि वाइल में ये दोनों ही चीज़ें कंपल्सरी नहीं है. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वाइल में हम लूप के अंदर एंटर होते समय कंडीशन चेक करते हैं. कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम लूप के अंदर जाते हैं, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो सीधा बाहर. जबकि डू वाइल में हम लूप में पहले ही एंटर हो जाते हैं. डू वाइल में हम बिना कंडीशन चेक किए ही लूप के अंदर एंटर हो जाते हैं. फिर जब हमारे लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं बिना कंडीशन चेक करे, फिर हम कंडीशन चेक करते हैं. अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस ऊपर जाएंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधा बाहर. ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर. तो वाइल में अपन पहले एंट्री के समय कंडीशन चेक करते हैं, इसीलिए वाइल को एंट्री कंट्रोल्ड लूप या प्री टेस्ट लूप भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले ही चेकिंग कर लेता है, पहले ही टेस्टिंग कर लेता है. जबकि डू वाइल जो है, डू वाइल इज बेसिकली एग्जिट कंट्रोल्ड लूप एंड पोस्ट टेस्ट लूप. ठीक है, क्योंकि इसमें पोस्ट यानी स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन चेक हो रही है, जबकि वाइल में पहले ही कंडीशन चेक हो रही है. ठीक है, तो वाइल इज एंट्री कंट्रोल्ड, वाइल डू वाइल इज एग्जिट कंट्रोल्ड. इसमें आप बिना किसी कंडीशन चेक करे आप सीधा लूप के अंदर आ गए और आपके लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लग गए. यानी लूप के अंदर के स्टेटमेंट कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होते ही हैं, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो. फिर कंडीशन चेक होती है. यानी डू वाइल के अंदर के स्टेटमेंट्स एटलीस्ट वंस तो एग्जीक्यूट होंगे ही, जबकि वाइल में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स है तो वाइल के अंदर के स्टेटमेंट नहीं चलेंगे, जबकि डू वाइल के तो चलेंगे. ठीक है, सो दैट वे वी कैन यूज डू वाइल. जो भी काम हम वाइल से करते हैं वो हम डू वाइल से तो कर ही सकते हैं. जैसे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना था तो i इक्वल्स टू 1 डू printf i, और i को इंक्रीमेंट कर दिया i प्लस प्लस. और ये काम कब तक करना है अपने को, जब तक यानी वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 10. सो दैट इज योर डू वाइल. अब क्या होगा आउटपुट, सबसे पहले i की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा 1, फिर i प्लस प्लस तो i की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर कंडीशन ट्रू है वापस ऊपर गए प्रिंट हो जाएगा 2, फिर i की वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू है वापस ऊपर गए प्रिंट हो जाएगा 3, एंड सो ऑन अप टू i की वैल्यू 10, कंडीशन ट्रू ऊपर गए प्रिंट हुआ 10,
फिर आई की वैल्यू 11, कंडीशन फॉल्स, बाहर। तो जो काम हम वाइल से कर रहे थे वो काम हम डू वाइल से भी कर सकते हैं। उसमें अपन कंडीशन पहले लिखते हैं, पहले इसमें लिखेंगे बाद में। हाँ, लिखने का है कि उसमें पहले लिख रहे हैं, इसमें बाद में लिख रहे हैं, बट जो भी काम हम वाइल से कर रहे थे वो हम डू वाइल से तो कर ही सकते हैं। हाँ, 10 के बाद जैसे 11 हुई वैल्यू, तो जैसे ही आई की वैल्यू 11 हुई, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, बाहर आ गए। ठीक है। ठीक है, तो दैट वे वी कैन यूज वाइल और डू वाइल। जो भी काम हम वाइल से कर रहे हैं वो डू वाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम लिख देना ही। जैसे अब मान लीजिए मैंने लिखा, दोनों एग्जैक्टली सेम यूज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हम वाइल से करेंगे वो हम डू वाइल से कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन डू वाइल से करेंगे वो हम वाइल से कर सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, सिंपल मैंने वाइल लूप चला दिया, और लगभग ऐसा ही मैंने डू वाइल भी लिख दिया। ठीक है, अब आई की वैल्यू है 100, तो ये दोनों लूप एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, दोनों लूप्स एग्जैक्टली सेम है। देखिए जरा, दोनों लूप में क्या आउटपुट आएगा, बताइए, देख के बताइए, इसमें क्या आउटपुट आएगा और डू वाइल में क्या आउटपुट आएगा। दोनों मैंने एग्जैक्टली सेम लिख दिए, सेम कंडीशन, सेम स्टेटमेंट, बस वो वाइल है वो डू वाइल है। तो कैन यू टेल मी द आउटपुट। इस केस में क्या आउटपुट आएगा, 1 2 3 से लेकर 100 तक। आई चालू कहाँ से हो रहा है, 100 से। अच्छा, इस केस में क्या आउटपुट आएगा, इस केस में स्क्रीन पे कुछ प्रिंट होगा क्या। यस लीला, आर यू देयर। Yes, ma'am. तो इस केस में विल देयर बी एनीथिंग प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, No. बिकॉज द कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ये बताओ। False है। कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप के अंदर आएगा ही नहीं, नो आउटपुट, दे वोंट बी एनी आउटपुट। इस केस में, इस केस में क्या कोई आउटपुट होगा, एक आउटपुट होगा। यानी 100 प्रिंट होगा। हाँ। ओके, क्योंकि एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है ना डू वाइल, तो लूप के अंदर आ जाएगा, तो वो इट विल डिस्प्ले 100, तो द आउटपुट विल बी 100 ओनली। Yes. ध्यान से चेक करो, यहाँ पे उसने 100 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई, 101। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, 101 है तो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, True. ट्रू। तो अब क्या प्रिंट कर देगा, 101. फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू विल बी 102. एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप, इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप। मतलब आप देखो, हमने सेम स्टेटमेंट्स लिख दिए, हमने एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट लिख दिए, एंड सी द डिफरेंस इन द आउटपुट। एक तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और एक इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सेम लिख देने से ही सेम नहीं होता, ठीक है। तो डू वाइल और वाइल, ये पक्की बात है कि जो भी काम अपन वाइल से कर रहे हैं वो डू वाइल से तो कर ही सकते हैं, बट सोच समझ के उसको लिखना है। डू वाइल के अंदर के स्टेटमेंट कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होते ही हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको ये लगे कि हमें लूप के अंदर के स्टेटमेंट कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करने ही हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रेफर करते हैं, डू वाइल। ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें ये लगे कि हमें कम से कम एक बार तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना ही है, तो फॉर दैट वी यूज डू वाइल। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखिए, अब हमने बोला
क्वेश्चन सेज टेक एंट्री ऑफ numbers from the user till he enters 0. Count how many of the entered numbers are even या divisible by 5, कुछ भी। तो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? What does the question say? Take entry of numbers from the user till he enters 0. Count how many of the entered numbers are divisible by 2 या even. ठीक है, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? करना क्या है हमें? क्वेश्चन में हमें करना क्या है? नंबर की एंट्री लेनी है, सीधी सी बात है। नंबर की एंट्री लेनी है, कब तक लेनी है? जब तक वो 0 एंटर नहीं करता। हाँ, यहाँ पर हमें ये तो क्लियर है कि हमें नंबर की एंट्री लेनी है। यहाँ तो हमें ये तो क्लियर है नंबर की एंट्री लेनी है। ठीक है, कब तक लेनी है लेकिन? जब तक n की वैल्यू 0 नहीं होती। हो सकता है वो पहली बार में ही 0 डाल दे, लेकिन कम से कम एक बार तो एंट्री लेनी ही है ना, कम से कम एक बार तो इनपुट करवाना ही है ना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या प्रेफर कर लेंगे? डू व्हाइल। अब हमने क्या किया? डू, यूजर से इनपुट ले लिया, और कब तक लूप चलाना है? जब तक हमारा जो n है नॉट इक्वल्स टू 0। जब तक n नॉट इक्वल्स टू 0 तब तक वो यूजर से इनपुट लेता जाएगा। अब इसके अंदर हमें चेक करना है कि वो इवन है या ऑड, वो बात की बात है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमें कम से कम एक बार तो चेक करना ही है कि नंबर इवन की, जिसके अंदर हमें एक बार तो यूजर से इनपुट लेना ही है, तो उस केस में हम क्या प्रेफर करते हैं? डू व्हाइल। ठीक है, कि कम से कम एक बार तो इनपुट ले, पहली बार में ही 0 डाल दोगे तो लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लूप कब तक चलेगा? जब तक कि नंबर 0 नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर हमें लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स को कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही हो, फॉर दैट वी प्रेफर डू व्हाइल। ठीक है, तो डू व्हाइल इज बेसिकली एग्जिट कंट्रोल लूप। इसमें लूप के अंदर के स्टेटमेंट कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होते ही हैं, और हालांकि हम जो भी क्वेश्चन व्हाइल से करते हैं वो हम डू व्हाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इस तरह के लॉजिक पे बेस्ड होते हैं कि हमें नंबर की डिजिट अलग अलग करनी होती है। जैसे मान लीजिए आपको बोला कोई नंबर है 253, ठीक है, अब आपको बोला 2 + 5 + 3 बताओ, यानी सम ऑफ द डिजिट्स बताओ। ठीक है, या फिर आपको बोला कि नंबर को रिवर्स करो। नंबर्स को रिवर्स करो मतलब 3 × 10 की पावर 100, मतलब 3 × 100 + 5 × 10 50 + 2, तो क्या हो जाएगा? 352। यानी कुल मिला के फिर से आपको एक एक डिजिट अलग अलग करनी है। या आपको बोला नंबर को वर्ड्स में डिस्प्ले करो, या आपको बोला नंबर का यूनिट्स पार्ट बताओ, नंबर का टेंस पार्ट बताओ, नंबर का हंड्रेड्स पार्ट बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें आपको नंबर की एक एक डिजिट अलग अलग करनी हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि मुझे कुल मिला के इसके डिजिट्स को तोड़ना है, तो उस तरह के क्वेश्चंस पे एक ही लॉजिक फिट होता है, आप नंबर को 10 से डिवाइड करते जाओ। ठीक है, जैसे अब हमारा नंबर है 253। ठीक है, अब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया। ठीक है, 253 को 10 से डिवाइड किया। 253 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। 253 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 3। और इंटीजर पार्ट कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, वापस से इसको 10 से डिवाइड किया, वापस से इसको 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला? 5। और इंटीजर पार्ट कितना हो जाएगा? 2। फिर से इसको 10 से डिवाइड किया, 10 0 0, रिमाइंडर 2, और इंटीजर पार्ट कितना हो गया? 0। अब खत्म। यानी अब आप देखो एक एक डिजिट मिल गई, एक एक डिजिट मिल गई।
अगर मैं इनको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करती जाऊं, 3 इंटू 10 प्लस 5 35, फिर 35 इंटू 10 प्लस 2 352, तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर का उल्टा, रिवर्स। अगर मैं इनको ऐड करती जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा? सम ऑफ द डिजिट्स। तो कुल मिला के अगर मुझे नंबर की एक एक डिजिट अलग अलग चाहिए तो मेरे को क्या करना है? उसको 10 से डिवाइड करना है। और कब तक करते जाना है? जब तक कि हमें 0 नहीं मिलता। पहली बार में हमने नंबर लिया 253, दूसरी बार में नंबर क्या हो गया? 25, तीसरी बार में नंबर 2 और लास्ट में नंबर 0। तो हमें रिपीट करना है कब तक? जब तक कि हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता। और हर बार जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वही हमारा एक एक डिजिट हमें दे देगा। क्लियर है? तो अगर हमें इसको करना है तो देखिए हम इस तरह से कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपना नंबर है n, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले तो उसका रिमाइंडर चाहिए, तो हमने रिमाइंडर ले लिया n%10। इससे क्या मिल जाएगा मुझे? रिमाइंडर। और उसका जो इंटीजर पार्ट है वही नंबर खुद है, तो n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। भाई ये 25 कैसे आया? n को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ना। तो जो नंबर को 10 से डिवाइड करने पर मिल रहा है वही वापस से मेरा नंबर हो जा रहा है। r में मुझे क्या मिलता जाएगा? एक एक डिजिट। तो अगर मुझे अब सम ऑफ द डिजिट निकालना है तो मैंने कर दिया सम इक्वल्स टू सम प्लस r। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? डिजिट्स का सम। और अगर रिवर्स निकालना है तो एक एक उसको 10 से मल्टीप्लाई करके r जोड़ते जाओ उसमें, ठीक है। जहां पर सम और रिवर्स आपके शुरू में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देना। सम को 0 से इनिशियलाइज कर दो, रिवर्स को 1 से इनिशियलाइज कर दो, नहीं रिवर्स को भी 0 से, ठीक है। और ये काम कब तक करना है? जब तक n नॉट इक्वल्स टू 0। यही तो किया है। ये लूप कब तक चलाया अपन ने? जब तक हमारा नंबर 0 नहीं होता। हमने क्या किया? नंबर को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर को इसमें ले लिया, यानी कुल मिला के ये जो है ये अपने को इसमें मिलता जाएगा रिमाइंडर में, ठीक है। और फिर नंबर को 10 से डिवाइड करने पर जो उसका इंटीजर पार्ट है वो ही नंबर हो जा रहा है बार बार, तो ये अपने को किस में मिलेगा? n में। 10 से डिवाइड करने पर जो नंबर है वो अपने को इसमें मिलता जा रहा है। अब अगर मैं इनको जोड़ती जाऊं तो ये हो गया सम ऑफ द डिजिट्स। ये एडिशन का काम जो है ये सम ऑफ द डिजिट्स। और अगर 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करती जाऊं तो ये काम क्या हो जाएगा? रिवर्स। लूप से बाहर आके अगर अपन सम और रिवर्स को प्रिंट करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सम ऑफ द डिजिट्स। चलो ये वाला मैं आपको करके बता देती हूँ, फिर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आप करोगे, ठीक है। तो दैट वे वी कैन फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स और रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं। मान लीजिए मेरा नंबर है। अब इसकी वैल्यू मैं यूज़र से भी ले सकती हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं यूज़र से भी ले सकती हूँ। एक मैंने रिमाइंडर ले लिया, एक मैंने रिवर्स ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? डू वाइल की जगह वाइल ले लेंगे, वाइल की जगह डू वाइल ले लेंगे, सॉरी। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले मैंने रिवर्स निकाला, सबसे पहले मैंने रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर इक्वल्स टू n%10, फिर n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10, फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, और रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। और मेरा लूप चलेगा जब तक n नॉट इक्वल्स टू 0। जब तक मेरा नंबर 0 नहीं होता तब तक मेरा लूप चलता रहे। लूप से बाहर आके
रिवर्स और सम को प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चला के देखते हैं। सेव किया, सम ऑफ द डिजिट्स, रन करके देखते हैं। ओके, सम तो मैंने डिक्लेयर नहीं किया, इसको ऐस करना था मुझे। सेव करते हैं, चला के देखते हैं। रिवर्स भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नंबर को 10 से डिवाइड किया है, फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हियर इज द आंसर। रिवर्स हो गया 250, 352 और सम हो गया 10। ठीक है, तो दैट वे वी कैन फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स एंड रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर। क्लियर है बेटा? तो हमने यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स निकाल दिया, रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर निकाल दिया। ये तो मैंने ही आपको बता दिया। तो आप क्या करेंगे, अब आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे इसी लॉजिक पे बेस्ड हैं। कुल मिला के हमें डिजिट अलग अलग मिल जा रही है, तो उसी लॉजिक पे बेस्ड हैं। पहला आप क्वेश्चन करेंगे, चेक इफ द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम मतलब उल्टा सीधा एक जैसा। ठीक है, तो नंबर का रिवर्स निकालेंगे। अगर रिवर्स सेम ही आता है, चेक इफ द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। चेक इफ द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम का मतलब नंबर का रिवर्स उसके बराबर हो, जैसे 1। ठीक है, ऑल दीज आर पैलिंड्रोम नंबर्स। ठीक है, पहला तो ये करेंगे। अच्छा, दूसरा ट्राई करेंगे, चेक इफ द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। चेक इफ द गिवन नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, जिसके डिजिट के क्यूब का सम उस नंबर के बराबर हो। जिसकी डिजिट्स के क्यूब का सम उस नंबर के बराबर हो, यानी 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब 153 ही आएगा। तो अगर डिजिट के क्यूब का सम नंबर के बराबर हो तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। जैसे 153 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, 371 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर आप सम ऑफ द डिजिट्स कर रहे हो ना इस लाइन में, तो अगर आर की जगह मैं ये वाली लाइन ऐसे लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, डिजिट के क्यूब का सम हो जाएगा ना। ठीक है, अगर मैं ये लाइन सम की जगह सिर्फ ऐसे लिख दूं तो ये डिजिट के क्यूब का सम हो जाएगा ना। तो अगर डिजिट के क्यूब का सम नंबर के ही बराबर हो, n के बराबर ही हो जाए, तो नंबर क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर है? एक आप करेंगे, डिस्प्ले द फैक्टर्स। क्वेश्चन क्लियर है लीला? हाँ मैम। ओके, तुम कुछ पूछती नहीं हो। डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। ओके, सो डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब जैसे 12 है तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 नहीं होगा, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। तो व्हाट वी कैन डू, जो भी आपका नंबर है n, तो हम अपना लूप चालू कर लेंगे i को चालू कर लेंगे 1 से। ठीक है, और अगर हमारा n i से डिवाइड हो रहा है
तो इसका मतलब i फैक्टर है तो उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो और ये काम कब तक चलेगा? उस नंबर तक जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू n, तब तक हमारा लूप चलेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर कर लोगे, ये क्लियर है? डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, क्लियर है? ठीक है, तो हमने नंबर्स के फैक्टर्स प्रिंट करवा दिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आप करेंगे, check if the given number is perfect number or not. Check if the given number is perfect number or not. फैक्टर्स तो निकाल लोगे, फैक्टर्स वाला लॉजिक तो क्लियर है ना? है ना, फैक्टर्स वाला तो क्लियर है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो होता है सम ऑफ द फैक्टर्स is equal to the number itself. Sum of the factors is equal to the number itself. जैसे 6 है, 6 को छोड़ दो तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। तो फैक्टर्स का सम नंबर के बराबर आ रहा है ना? ठीक है, तो अगर फैक्टर्स का सम नंबर के खुद के बराबर आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर होता है। तो आपको चेक करना है कि वो जो भी नंबर आप एंटर कर रहे हो वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो क्या करोगे? पहले उसके फैक्टर्स निकालोगे, उनका सम निकालोगे, फिर लूप के बाहर आके चेक करोगे। अगर वो सम नंबर के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर। जैसे शायद 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया है ना? 7, 21 के 1, 3, 7, ये भी नहीं होता। 20s में कोई एक नंबर होता है परफेक्ट नंबर, 20s में एक परफेक्ट नंबर होता है, 6 होता है और फिर 20s में होता है, फिर बहुत बाद में जाके आते हैं 28 के 28 के 28 28 28 28 28 1 होता है, 2 हो गया, 3 नहीं होगा, 4 हो गया, 7 होगा, 14 होगा। ठीक है, इनका सम 28 के बराबर आएगा। 7, 8, 9, 10, 10 और 4 14, 14 प्लस 4 20। ठीक है, तो सम ऑफ द फैक्टर्स इज इक्वल टू तो पहले फैक्टर वाला क्वेश्चन करना फिर ये होएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करने ही है। तो दैट वे वी कैन यूज व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी लूप से कर सकते हो। ठीक है, दैट इज टोटली अप टू यू। नाउ वी कम टू द थर्ड आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट, दैट इज फॉर लूप। ठीक है, व्हाइल लूप में अपन ने कोई भी कंडीशन चेक करी, उसके बेसिस पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए। डू व्हाइल में व्हाइल जैसे ही काम किया लेकिन एग्जिट कंट्रोल, इसमें लूप से बाहर निकलते समय हमारी कंडीशन चेक हो रही। नाउ वी कम टू फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप इसके 3 हिस्से होते हैं एंड फॉर लूप इज द मोस्ट पॉपुलर लूप। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज में आता है। और अगेन वही बात, हम किसी भी क्वेश्चन को किसी भी लूप से कर सकते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। ठीक है, और यहां पे आएगा स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। फिर वही बात, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने तो फॉर दैट वी हैव टू यूज कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अभी 3 हिस्से क्या हैं? तो फॉर लूप के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट, यानी लूप में यूज आने वाले वेरिएबल को अगर अपन को इनिशियल वैल्यू देना चाहें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला डिस्प्ले 5 to 15। ठीक है, यानी मुझे चालू कहां से करना है? 5 से कहां तक प्रिंट करना है? 15 तक। तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या दूंगी मैं? 5। यही काम अगर वाइल से करना होता तो हम यूं लिखते,
इस तरह से, ठीक है। तो यही काम अगर वाइल से करना होता तो हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर हमें फॉर से करना है तो वो हम इनिशियलाइजेशन सेक्शन में लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, i की वैल्यू 5। तो लूप के अंदर यूज में आने वाले वेरिएबल को अगर आप कोई इनिशियल वैल्यू देना चाहते हो तो आप फर्स्ट सेक्शन में दे सकते हो। एक से ज़्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो तो आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वे वी कैन यूज इनिशियलाइजेशन सेक्शन। दूसरा सेक्शन होता है कंडीशन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज द कंडीशन पार्ट। कंडीशन माने ऐसी कोई भी चीज जो या तो ट्रू होती है या फॉल्स। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स रिपीट होंगे। तो हमने इनिशियलाइज तो कर दिया i को 5 से, अब हमने कंडीशन दे दी जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू 15। भाई 5 से 15 प्रिंट करने को बोला है, तो जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू 15 तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक से ज्यादा कंडीशन देनी है तो उसके लिए वी कैन यूज एंड या और ऑपरेटर इस तरह से। फॉर i इक्वल्स टू 5, जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू 15 तब तक हमारा लूप चलेगा। या एक से ज्यादा कंडीशन देनी है तो हम एंड ऑपरेटर यूज करके दे सकते हैं। j लेस देन इक्वल्स टू j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यहाँ पे j को भी इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पर हमने दो कंडीशंस दे दी, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 15 रहे और j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से अपन मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट, लूप के हर राउंड के साथ अगर अपन वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाना या घटाना चाहें तो वो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो हमने i की वैल्यू 5 करी, कब तक लूप चलाना है, जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू 15, और हर बार मुझे i की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो मैंने लिख दिया i प्लस प्लस, और फिर यहाँ पर हम अपने स्टेटमेंट लिख देंगे जो भी हमें रिपीट करना है। तो दैट वे वी कैन यूज दिस फॉर लूप, ठीक है। और अगर आपको मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देने तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर हमने यहाँ पर जैसे इसको इनिशियलाइज किया था, ये मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। तो अगर आपको मल्टीपल इनिशियलाइजेशन देना हो या मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना हो तो वो भी अपन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर दिया, i इक्वल्स टू 5, j इक्वल्स टू 20, कंडीशन दे दी i लेस देन इक्वल्स टू 15 तक, मल्टीपल इंक्रीमेंट दे दिया i प्लस प्लस कॉमा j माइनस माइनस। तो इस तरह से अपन मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो अपन ने फॉर लूप लिखा, अब इसको अगर अपन देखें तो ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले कंट्रोल आएगा किस पर, इनिशियलाइजेशन सेक्शन पे। सबसे पहले कंट्रोल आएगा इनिशियलाइजेशन सेक्शन पे, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 5। उसके बाद वो सीधा से चेक करेगा कंडीशन, तो 5 इज लेस देन 15। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो लूप के अंदर, कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप के अंदर, तो वो कितना प्रिंट कर देगा 5। सबसे पहले वो कितना प्रिंट करेगा 5। फिर यहां से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 6। फिर से कंडीशन, फिर कंडीशन ट्रू है तो अंदर, तो कितना प्रिंट करेगा 6। फिर कितनी वैल्यू हो जाएगी 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर लास्ट में 15 प्रिंट किया। यहां से वापस ऊपर गए, i की वैल्यू कितनी हो गई 16, कंडीशन फॉल्स, फिर बाहर, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन यूज फॉर लूप। तो जो 1 से लेकर 10 तक अपन वाइल में भी प्रिंट किया, अपन ने डू वाइल में भी प्रिंट किया, फॉर में प्रिंट करना हो तो और आसान हो जाता है। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, तीनों बातें एक साथ ही लिख दी और सिंपल सा प्रिंट एफ आई। तो जो काम हम वाइल से कर रहे थे, जो काम हम डू वाइल से कर रहे थे, वही काम हम फॉर से भी कर सकते हैं। कोई भी लूप को आप किसी भी लूप की जगह यूज कर सकते हो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 से लेकर 10। अब जैसे फैक्टर्स वाला क्वेश्चन है, फैक्टर्स वाले क्वेश्चन में आपको 1 से लेकर n तक ही तो लूप चलाना है।
तो आप फॉर लूप यूज कर लो तो और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे फैक्टर्स वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मैं अगर सिंपल से ऐसे लिख देती हूं, कोई भी नंबर है n मान लो, तो मैंने लूप चलाया i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n तक, i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने चेक कर लिया कि इफ i% n इक्वल्स टू 0, तो मैंने i को प्रिंट करवा दिया। i तो अब 1 से लेकर, अब n की वैल्यू 50 होगी तो 1 से लेकर 50 तक लूप चल जाएगा, n की वैल्यू 12 होगी तो 1 से लेकर 12 तक लूप चल जाएगा। वो डिवाइड कर n% आई आएगा, सॉरी, ठीक है, n को i से डिवाइड करना है ना, अगर n को i से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो i को प्रिंट कर देगा कि i इज अ फैक्टर। ठीक है, तो इट विल डिस्प्ले द फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। तो जो काम हम while से कर रहे हैं वही काम हम do while से भी कर सकते हैं, वही काम हम for से भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, हेलो लीला, कुछ बोल रहे हो? मैम मुझे पूछना था। हम्म हाँ हाँ, कि जो आई है वो लूप कितनी देर चलेगा वो भी है, और हम उसे डिवाइड भी कर रहे हैं उससे। हाँ, i की वैल्यू केवल यहाँ चेंज हो रही है, i की वैल्यू केवल यहाँ चेंज हो रही है, यहाँ तो केवल वो n से n को डिवाइड कर रहा है, और जो भी रिजल्ट है, अगर n i से डिवाइड हो रहा है तो i उसका फैक्टर बन गया ना भाई। फैक्टर का मतलब क्या होता है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 तो 2 इज अ फैक्टर। तो यहाँ पर हमारा इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय i तो i इज अ फैक्टर। तो यहाँ पर हमारा जो i है वो लूप काउंटर का भी काम कर रहा है और साथ में n को डिवाइड करके भी देख रहा है। ठीक है, ठीक है। so that way we can display the factors of a given number, we can find the sum of the factors, sum of the factors निकाल दोगे तो परफेक्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप फॉर लूप से ट्राई करें। ठीक है, अब जैसे अभी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इट इज सिंपली डिस्प्लेइंग द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इट इज सिंपली डिस्प्लेइंग द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये कर दूं, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूं। यहां पर मैंने एक और वेरिएबल ले लिया काउंट, जो कि गिनने का काम करेगा। ठीक है, अगर नंबर i से डिवाइड हो रहा है तो मैंने कर दिया काउंट प्लस प्लस, अगर नंबर i से डिवाइड हो रहा है तो मैंने कर दिया काउंट प्लस प्लस, और लूप से बाहर आके मैंने काउंट को प्रिंट करवा दिया। तो बता सकते हैं काउंट में क्या प्रिंट होगा? काउंट में क्या प्रिंट होगा? काउंट क्या कैलकुलेट कर रहा है कि कुल कितने फैक्टर्स हैं, कितनी बार n i से डिवाइड हुआ। काउंट क्या कैलकुलेट कर रहा है, कुल कितनी बार हमारा नंबर i से डिवाइड हुआ, लाइन ऊपर ही। ठीक है, तो काउंट मुझे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। काउंट मुझे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? प्राइम नंबर क्या होता है? 3 5 प्राइम नंबर है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 और 3। 7 प्राइम नंबर है, उसके कितने फैक्टर्स हैं? 13 प्राइम नंबर है, उसके कितने फैक्टर्स हैं? कितने फैक्टर्स हैं? 2। तो प्राइम नंबर्स की खास बात क्या होती है कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 ही हैं तो इसका मतलब आपका नंबर क्या हो गया? ओह शिट,